हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ। मैथ क्या होता है ये बताओ। मैथमेटिक्स मतलब गणित। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट को समझ के न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के कैलकुलेशन को करने के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने वेक्टर पढ़ा, सदिश और अदिश का योग पढ़ा था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, वेक्टर हो गया। उसके बाद होता है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसके बाद होता है अलजेब्रा, उस ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये बेसिक मैथ है। और फिर से वही बात है, ये एक ऐसा मैथ है जो पूरे फिजिक्स का फाउंडेशन है। फिजिक्स मान लो तुम्हें कुछ समझ भी आ गया, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक मैथ नहीं आ रहा तो उसके सवाल को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे। और नीट और कॉम्पिटिटिव आईआईटी एग्जाम की बात करें, नीट की बात करें, तो उसमें न्यूमेरिकल सवाल ही आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ में स्टार्ट करने वाले हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा, 9वीं 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, कोण, एंगल। क्या एंगल, कोण का मतलब त्रिकोणमिति होता है? नहीं। कोण दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ आपने देखा होगा अकेला कहीं पे थीटा घूम रहा होगा, अकेला थीटा घूम रहा होगा। जैसे चाप लिखते हैं ना अपन, चाप जो लिखते हैं आर इंटू थीटा। सर थीटा ऐसी तो होता है बेटा, थीटा एक साइन के अंदर भी तो इस तरह से लिखते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो कोण, एंगल त्रिकोणमिति में नहीं आता। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की जब बात होगी तो इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का नाम है, कंबाइंड नाम है, इसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। सिर्फ थीटा जो होता है ना, वो बीजगणितीय फलन होता है, वो अलजेब्रिक फंक्शन है, वो ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन थीटा से नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा से। ठीक है ना। ये थीटा है क्या? थीटा एक पूरक भौतिक राशि है। जैसे आप देखते हैं मूलभूत भौतिक राशि होता है, फिर होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशियां जो 7 है, आपने पढ़ा होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ताप, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 हैं उधर। और व्युत्पन्न होता है भौतिक राशि, डेराइव्ड सारे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे। उसके बीच में एक होता है पूरक भौतिक राशि, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो कोण तथा ठोस कोण, एक और होता है ठोस कोण, वो दोनों पूरक भौतिक राशि है, कोण तथा ठोस कोण। पूरक भौतिक राशि जिसका इकाई होता है लेकिन उसका बीमा नहीं होता। पूरक भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिसका इकाई होता है लेकिन बीमा नहीं होता। ठीक है ना। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में। तो कोण तथा चाप को पहले समझते हैं। मान लो कि यहां पे एक वस्तु खड़ा है, उसकी स्थिति सदिश है और ये इसका O है, मतलब केंद्र है। अगर ये अपनी लंबाई को नियत रखते हुए कहीं भी घूमता है, मान लीजिए घूम के यहां गया, तो इसका जो कोणीय विस्थापन होता है ना, उसको कहते हैं अपन थीटा। और इसका जो चाप है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं अपन आर्क लेंथ, चाप। और यहां से यहां तक दूरी को अपन कह देते हैं त्रिज्या, आर क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो ये जो चाप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्रिज्या होगा। जितना ज्यादा दूर बनाओगे, मतलब यहां पे ही बना लो तो चाप इतना ही होगा, यहां पे बना लो तो चाप इतना ही होगा। और त्रिज्या अगर बड़ा कर दोगे तो सेम कोण के लिए चाप देखो इतना बड़ा हो गया। तो चाप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? त्रिज्या। जितना बड़ी त्रिज्या पे जाके घेरोगे चाप उतना बड़ा होगा। और समानुपाती नियतांक हो जाता है यहाँ पे चाप इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। समानुपाती नियतांक क्या हो जाता है आपका? थीटा। इसका इकाई है, इसका इकाई क्या है? इसका इकाई है रेडियन। अच्छा, चाप की इकाई क्या है? चाप की इकाई, ऐसा यूनिट की बात करोगे तो चाप की इकाई भी है मीटर, क्योंकि एक लेंथ को ही बता रहा है, चाप की लंबाई, और त्रिज्या का भी मीटर। तो आप देख सकते हो, आपने थोड़ा बहुत यूनिट पढ़ा होगा, तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? इधर मीटर, इधर रेडियन और ये मीटर, तो चाप तो रेडियन मीटर होना चाहिए। बेटा इसका बीमा नहीं होता।
और अगर जिसका बीमा नहीं होता तो उसके बीमे एनालिसिस में अब इधर भी मीटर तो ठीक है, और ये बीमाहीन होता है। क्लियर है बात? इसके इकाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा को मेजर रेडियन में करते हैं, लेकिन ये देखो आश्चर्य की बात है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, आपको ऐसा दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। पूरे फिजिक्स में यह आश्चर्य की बात आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ऐसे पढ़ते हो बेग बराबर क्या पढ़ते हो? विस्थापन बटा समय, 9th क्लास में पढ़ा होगा। विस्थापन क्या होता है? मीटर, समय होता है सेकंड में, तो बेग किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में। तो हर जगह पे ये चीज़ वैलिड है कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, गुना में या भाग में, तो उन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी का गुना में या भाग में इकाई इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा। लेकिन इसीलिए यहाँ पे थीटा इसको ऐसे नहीं बोलते, चाप बराबर रेडियन मीटर नहीं होता। चाप बराबर भी मीटर, चाप भी एक लंबाई है, त्रिज्या भी एक लंबाई है। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। लेकिन फिर भी यहाँ पे चाप का यूनिट मीटर ही होगा। समझ रहे हो थोड़ा सा ये बात? अब देखो थीटा इंटू आर क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप यहाँ से ज़्यादा थीटा पे जाओगे तो आर्क लेंथ देखो यहाँ से ज़्यादा बना, तो एंगल ज़्यादा तो आर्क लेंथ ज़्यादा। तो आर्क लेंथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा दूर जाके बनाओगे उतना ज़्यादा आर्क होगा। चाप को ही आर्क कहते हैं बेटा, और जितना ज़्यादा एंगल घुमाओगे आर्क की लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। तो चाप बराबर क्या होता है? आर इंटू थीटा। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? आर इंटू थीटा। तो एक यहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस हो गया, समझ में आया? इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पे त्रिकोणमिति से कोई मतलब नहीं है, ये सिंपल एक नंबर है। थीटा का भी एक नंबर होगा, आर त्रिज्या का भी एक नंबर होगा। जैसे त्रिज्या मेजर करोगे ना 4 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, तो नंबर है ना 5, उससे जैसे थीटा भी रेडियन में एक नंबर होगा। बस क्लियर है बात? तो ये याद रखिएगा, चाप बराबर क्या होता है? आर इंटू थीटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया, ऐसा भी तो ट्रायंगल बना सकता था, ये वाला। क्या इस ट्रायंगल में ये 3 भुजा तो है, लेकिन क्या इस भुजा को मैं बेस, इसको लंब और इसको कर्ण मान सकता हूँ? तो ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि आधार, लंब और कर्ण तभी परिभाषित होगा जब थीटा के सामने वाला कोण 90 डिग्री का हो। ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है क्या? नहीं। ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये थीटा होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लंब नहीं होगा। लंब और आधार के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी वो लंब और आधार परिभाषित होगा। तो ए बनेगा लंब और आधार, ठीक है ना? और जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमेशा आधार और कर्ण के बीच, और एंगल के सामने वाला कहलाएगा लंब। ये समझ में आ गया आप? तो इसमें इस त्रिभुज में जो खास बात है वो क्या है कि लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको अगर थीटा मान रहे हो तो इसके सामने वाला लंब होना चाहिए। अब तुम मान लो इसको एंगल मानते हो कि नहीं, मैं ये भी तो कुछ एंगल होगा, इसको मैं एंगल मानूंगा, तो इस एंगल के लिए सामने वाला लंब होगा। वो कहानी बदल जाएगी पूरी। देखिए ये छोटी बात है एकदम, लेकिन बच्चा अगर नहीं सीखता है तो आगे फिजिक्स में गलती करता है, बोलता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मास्टर क्या पढ़ाया था। देखो ये 90 डिग्री कोई बुराई नहीं। यहाँ पे अगर अल्फा मानते हो तो ये तुम्हारा हो गया आधार, और ये हो गया लंब, और ये होगा कर्ण। एंगल के सामने वाला एंगल 90 होना चाहिए, और जो 90 डिग्री बना रहा होगा वो होगा सामने लंब। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब सुनो, कितनी भुजा है? 3। उसको नाम दे दिया लंब, आधार और कर्ण। तो तीनों से मिला के अगर मैं इसका अनुपात लिखूं तो कितने तरह के अनुपात लिख सकता हूं? कुल 6 लिख सकता हूं। कैसे 6 लिख सकता हूं? सुनो, ऐसा लिख सकता हूं लंब बटा आधार, या लिख सकता हूं आधार बटा लंब, या लिख सकता हूं लंब बटा कर्ण, या कर्ण बटा लंब, या लिख सकता हूं आधार बटा कर्ण, या कर्ण बटा आधार। ये 6 ही अनुपात तो परिभाषित कर सकते हो, इससे और कोई एक्स्ट्रा अनुपात परिभाषित कर सकते हैं क्या आप? नहीं। और इसी अनुपात को हमने नाम दिया है बस। इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का सिग्निफिकेंस समझो, दिस इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ लेंथ। ये एक लंबाई का अनुपात है। किसके लंबाई का अनुपात है? लंब आधार के लंबाई का अनुपात है, कर्ण और आधार के लंबाई का अनुपात है। आधार और लंब ये 6 3 है, तो 3 का रेशियो कितने बन सकता है? 6 से ज्यादा बन नहीं सकता। इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। देखिए इसको कहते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा एक नाम है बस। किसका नाम है? लंब बटा कर्ण के अनुपात का नाम है। देखो P बटा H के अनुपात का नाम है। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। ये होगा कॉसेक, COSEC। भाई ये अंग्रेजी नहीं है, इसका हिंदी होता ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, एक नाम है बस ये, कॉसेक थीटा। सेक साइन थीटा पी लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये क्या है बेटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बटा होता है
आधार बटा कर्ण, और कर्ण बटा आधार हो जाता है आपका सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है बेटा लंब बटा आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, एंड cot थीटा क्या हो जाता है आधार बटा लंब। tan थीटा होता है लंब बटा आधार एंड cot थीटा हो जाता है आपका आधार बटा लंब। क्लियर है ये बात? अब देखिए यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे ना साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का इकाई बताएं, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा क्या बताए इकाई, इनका इकाई क्या होगा? तो साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा ये इकाई तथा बीमाहीन होते हैं, इकाई तथा बीमाहीन है, ये इकाईहीन भी है और बीमाहीन भी है। इकाईहीन क्यों है? इकाईहीन इसीलिए है कि लंबाई बटा लंबाई तो इकाईहीन हो जाएगा ना, सेम लंबाई का अनुपात, मतलब सेम भौतिक राशि का अनुपात हो गया। देखो पीक भी आएगा 5 मीटर, मान लो ये आता है 2 मीटर, तो 5 बटा 2 मीटर आया ना, तो मीटर बटा मीटर से मीटर कट जाएगा, तो साइन थीटा का कोई इकाई नहीं होता। साइन थीटा को मीटर में, सेकेंड में, रेडियन में ऐसा नहीं लिखते। साइन थीटा की वैल्यू जब लिखते हैं तो सिंपल लिखते हैं 2, इसका कोई इकाई नहीं लिखते। जैसे मास अगर आप लिखते हो तो मास में 2 kg लिखोगे ना भाई, बेग लिखते हो तो बेग क्या लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड लिखोगे, लंबाई लिखते हो तो लंबाई 4 मीटर लिखते हो, जैसे परपेंडिकुलर लिखोगे तो परपेंडिकुलर 5 मीटर लिखोगे, परपेंडिकुलर पी थोड़ी ना पी बराबर 5 थोड़ी ना लिखोगे, परपेंडिकुलर लिखोगे 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा और tan थीटा जब लिखोगे तो इसका कोई इकाई तथा बीमा नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे tan थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा इन सब का कोई इकाई तथा बीमा नहीं होता। अब यहाँ पे अगर साइन थीटा परिभाषित करोगे तो यहाँ पे जो साइन थीटा होगा वो आपका ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। मान लो ये ट्रायंगल सेम ही है, सेम ट्रायंगल है, लेकिन यहां पे जब एंगल बन रहा था तो इस एंगल साइन, इस एंगल के साइन थीटा के लिए ये लंब और ये कर्ण होगा, और यहां पे एंगल मानूंगा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, चाहे यहां एंगल बनाओ यहां एंगल बनाओ। अब तुम पूछ सकते सर यहां एंगल बनाओ, यहां तो 90 डिग्री फिक्स है, यहां क्या एंगल बनाओगे? थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इसके बारे में पता होना चाहिए, ये पूरा अच्छे से आपको पॉज करके लिखना है। अब देखिए बेसिक बात क्या है इसमें, बेसिक बात ये है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h का होल स्क्वायर। बोलो सर ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आ गया? बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो ये है क्या, साइन थीटा बस लंब बटा कर्ण का नाम है। अच्छा कॉसेक थीटा क्या है? कर्ण बटा लंब है। कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण है। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटा आधार है। क्लियर है ये बात? तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा इसको याद करने का एक तरीका भी होता है, जैसे सबसे बेसिक क्या होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है tan थीटा, ये याद होना चाहिए, बाकी तीनों इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रख सकते हैं आप। कैसे याद रख सकते हैं? देखो मैंने कैसे याद किया, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, जब सॉरी यहाँ पे पी आना चाहिए, सॉरी बात वही, लॉजिक वही देख यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद पी फॉर प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या हुआ? आधार बटा कर्ण। tan थीटा क्या हुआ? लंब बटा आधार। मेन साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा है। अब इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो 1 कॉसेक थीटा लिख दो। कैसे? देखो कॉसेक थीटा h बाई पी होता है ना, तो देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा h बाई पी आ गया, देखो नीचे h बाई पी। ये बताओ सेक थीटा क्या होता है? h बाई बी, सेक थीटा आ गया। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस बटा लंब, मतलब आधार बटा लंब। देखो सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा देखो b बाई पी है, और ये क्या है? p बाई बी। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे? p बाई बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा ऊपर में? तो ये 1 अपॉन आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना? अच्छा मान लो कि मैंने गुना कर दिया, किसको गुना कर दिया? साइन थीटा और कॉसेक थीटा को, इसको गुना कर दिया साइन थीटा और कॉसेक थीटा को, तो क्या आएगा रिजल्ट? तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करूंगा तो 1 आएगा। कैसे? तो इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। साइन थीटा बराबर तो 1 अपन कॉसेक थीटा, तो इसको इधर ले जाओगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक ही तो बचेगा। अच्छा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई बी और साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच और ये एच बाई पी, तो गुना करोगे तो एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा। अरे भाई यहाँ पे इसी से गुना करोगे ना एच बाई पी से, ये पी बाई एच है, एच बाई पी रखोगे तो कट जाएगा ना ये दोनों,
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। अच्छा, टैन थीटा इंटू कॉटेक थीटा क्या होगी, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू होगी 1, क्योंकि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन। देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉट थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। जब गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो ये बात अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, सर ये पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा ये भी लंब आधार कर्ण का रिलेशन है और पाइथागोरस थ्योरम भी लंब आधार और कर्ण का एक रिलेशन देता है। क्लियर है बात यहाँ से? तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से पॉज करके इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आपको दो बातें समझ में आए, थीटा कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, थीटा अकेला चाप में देखने को मिल सकता है, चाप यहाँ पे लिखा है हमने r इंटू थीटा। और कोण का मेजरमेंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। मान लो ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेते हो, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर ये लाइन घुमा के जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज इधर गया है, क्लॉक घड़ी से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल मेजर करेगा ये होगा आपका प्लस थीटा। लेकिन अगर इस लाइन को आप नीचे लेके जाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो ये एंगल होगा माइनस थीटा। जिस तरीके से मूल बिंदु से आगे जाने पर स्थिति को पॉजिटिव लेते हैं और मूल बिंदु से पीछे जाने पर स्थिति को ऋणात्मक लेते हैं, उसी तरीके से कोण भी धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जब आप एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक कोण मेजर करेगा और इसी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक कोण मेजर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बेटा, ये भी पॉज करके तुरंत यहां पे लिख लो। तो बताओ, एक चाप में कोण आपको समझ में आया, दूसरा आपको त्रिभुज में एक कोण थीटा बन रहा है, उसके सामने 90 डिग्री हो, तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है। उसके बीच में पाइथागोरस सूत्र के अनुसार उनके बीच में एक रिलेशन होता है, पी स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये याद रखना बहुत जरूरी है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का इकाई क्या होता है, वो इकाईहीन और तथा बीमाहीन होता है। क्यों? क्योंकि लंब आधार कर्ण का वो अनुपात ही होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा बेसिक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा और टैन थीटा। तो साइन कॉस टैन आपको याद होना चाहिए। साइन कॉस टैन कैसे याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद, देखो यहाँ पे क्या है, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद जाएगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। समझ में आ गया? और जैसे साइन कॉस टैन याद हुआ तो ये वाला पूरा याद हो जाएगा। क्लियर है बात? ये आगे आइए, अब देखते हैं कि थीटा को दो तरीके से परिभाषित किया। एक तो साइन कॉस टैन के अंदर थीटा आया था, कॉसेक के अंदर थीटा आया था, और एक चाप में सीधा अकेला ही थीटा घूम रहा था। तो जब थीटा को मेजर करेंगे तो अलग अलग पर्पस को से मेजर करने में अलग अलग इकाई परिभाषित करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं आप कितने घंटे कितनी देर पढ़ाई करी आपने, तो क्या आप मुझे सेकंड में बताओगे क्या कि मैंने 4000 सेकंड पढ़ाई करा है? नहीं, ऑब्वियसली आप मुझे घंटे में बताओगे कितने घंटे पढ़ा है। घंटे कौन सा यूनिट है टाइम का, तो ऐसा यूनिट तो नहीं है घंटा, ऐसा टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, टाइम का सीजीएस यूनिट होता है सेकंड। तो ये घंटा टाइम का कौन सा यूनिट है? ये जो आवर है वो प्रैक्टिकल यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया कि नहीं है? साइन एसआई और सीजीएस के अलावा एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं जिससे चीज़ों को निरूपित करना आसान हो जाता है। मान लो तुम सोना लेने जाओगे तो सोना किस में बोलोगे आप? ग्राम में। ग्राम में क्यों बोलोगे? ग्राम में इसलिए बोलोगे बेटा क्योंकि केजी में सोना नहीं मांग सकते आप। और मान लो तुम आलू लेने जा रहे हो तो आलू लेने ग्राम में तो नहीं बोलोगे कि मुझे 2 × 10⁴ ग्राम आलू दे दो, वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो अलग अलग पर्पज से भौतिक राशि का इकाई अलग अलग होता है। तो देखो, सबसे पहला इकाई है कोण का रेडियन, दूसरा है डिग्री, रेडियन और डिग्री ये मेन है, ठीक है ना। तीसरा एक स्मॉल यूनिट को मेजर करने के लिए रेडियन का ही रिलेशन है जिसको कहते हैं मिनट और सेकेंड। मिनट और सेकेंड रेडियन से ही अलग होता है। मेन दो यूनिट होता है कोण का, रेडियन और डिग्री, ठीक है ना। रेडियन और डिग्री, यहां पे देखो, मान लो कि इस एक्स एक्सिस से तुम यहां से घूम के ऐसे 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 पूरा घूम के चले आए तो कितना डिग्री घूम गए? 360 डिग्री। तो ये देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन में देखोगे तो यही वैल्यू होता है 2 पाई रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से रिलेशन निकल गया डिग्री और रेडियन में। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 360 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं 360 × 1 डिग्री। अरे 360 डिग्री का मतलब है 1 टाइम तो 360 डिग्री। ऐसे मत बोलो कि सर 0 पे डिग्री लगा है, ये 360 × 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एक रिलेशन है डिग्री और रेडियन में जो आपको याद होना चाहिए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, क्योंकि
कभी कभी आपको रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये दोनों यूनिट है तो करना क्यों पड़ेगा? करना इसीलिए पड़ेगा कि मान लो कि यदि कहीं थीटा सिर्फ है सूत्र में, यदि कहीं थीटा है सूत्र में, थीटा है सूत्र में, तो थीटा को रेडियन में ही रखना है। ये रेडियन डिफाइंड ही है थीटा के लिए, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। जैसे चाप है, कहीं चाप मान लो आ रहा है तेरा चाप r इंटू 30 डिग्री, गलत हो जाएगा ये। आप थीटा को 30 डिग्री नहीं रख सकते, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। तो रेडियन एक ऐसा यूनिट है जो अकेला जहां थीटा होगा, इसके पीछे भी कहानी है लेकिन ज़्यादा कहानी मत समझो, यूज़ करो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि तुम गणित पढ़ने आए हो कि फिजिक्स पढ़ने आए हो? फिजिक्स पढ़ने आए हो। और अगर फिजिक्स पढ़ने आए हो तो गणित क्यों पढ़ रहे हो? अगले 4-5 क्लास 10 क्लास तक आपको लगेगा कि आप गलत क्लास में बैठ गए हो। क्यों पढ़ रहे हो गणित? गणित इसलिए पढ़ रहे हो कि फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने में मदद हो जाए। तो मदद हो जाए तो उतना ही पढ़ो जितना काम आए। तो बताओ, कहीं थीटा होगा तो उसका इकाई किस में रखो, यूनिट किस में लोगे? रेडियन में रखोगे उसको, डिग्री में नहीं रख सकते। लेकिन डिग्री किस लिए यूज किया? तो ये दोनों पर्पस में चलेगा। देखो, अगर मान लो कहीं पे साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा, तो इस थीटा को डिग्री या रेडियन दोनों में रख सकते हो, डिग्री या रेडियन दोनों में रख सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, मतलब थीटा साइन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो या टैन के अंदर हो, तो उसको डिग्री में भी रखो, रेडियन में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं अकेला थीटा होगा तो उसको रेडियन में रखेंगे। ये किस लिए डिफाइन हुआ है? ये फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए। अब इन दोनों में रिलेशन तो आपने देख लिया, यहां भी रिलेशन देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो ये छोटा यूनिट हो गया ना बेटा, वो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और इसको मैथमेटिकली मिनट ना लिख के इसको एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 डैश का मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री बटा 60। 1 डिग्री का 60वां हिस्सा डिफाइन होता है 1 मिनट। और यहाँ पे 1 मिनट में आप क्या लिख सकते हैं? तो 1 मिनट को चेंज कर सकते हैं सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकंड। तो आप ये भी रख सकते हैं 1 डबल डैश का मतलब होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60। क्लियर है? विजिबल है? अच्छे से समझिए। 1 सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1/60 मल्टीप्लाई 60। ये गलत हो गया, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री बटा 3600, 60 मल्टीप्लाई 60 क्या हो जाएगा? 3600। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डिग्री बटा 3600। क्लियर है बात? तो 2 बातें आपको याद रखनी, ये भी याद रख लीजिए। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको पॉज करके लिख लो और इधर देखते हैं। तो जैसे ही आपने पढ़ा थीटा और रेडियन, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए खूब सारे सवाल पूछते हैं। जैसे मान लो 30 डिग्री, ये सारी चीज़ें आपने देखा हुआ है। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। मैं सवाल ही लिख देता हूँ, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है अपने को। डिग्री यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है ना गोला, वो डिग्री बताता है। तो चलो कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो देखो ना, ढंग से देखना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ एकदम। 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री का 30 गुना 30 डिग्री। और आप जानते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हो? 1 डिग्री बराबर लिख सकते हो पाई बटा 180 रेडियन। कोई बुराई है क्या? नहीं है सर। अरे भाई, तो 1 डिग्री को यहाँ से लिख सकते हो पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। तो यहाँ पे लिखोगे 30 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से 30 से 180 को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा जवाब 5/6 रेडियन। 5/6 रेडियन। समझ आया क्या? इसको ढंग से लिख लो। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, एक चीज रिलेशन तुम्हें पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो कहीं 180 डिग्री दिख रहा है तो उसको पाई रेडियन आप लिख सकते हो। तो जैसे इसको कन्वर्ट करना है, तुमने लिखा है 30 डिग्री, तो एक काम करो ना भाई, अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या?
अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दूँ तो नहीं, तो ऐसे देखो 6 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, और 6 मल्टीप्लाई 30 क्या हो जाएगा 180, 180 डिग्री के बराबर क्या होता है पाई रेडियन, तो 180 डिग्री को सीधा लिख सकते हैं पाई रेडियन, तो पाई रेडियन बाई 6 आंसर आ गया। क्या ऐसे भी कर सकता है क्या? हाँ, अब थोड़ा या तो ये पूरा कन्वर्ट करके प्रॉपर तरीके से करो, या देखो सीधा आंसर आ गया पाई रेडियन बाई 6, यही तो आया था पाई बाई 6 रेडियन, यही है पाई बाई 6 रेडियन जवाब। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 6 रेडियन, पॉज करके लिखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखिए बेटा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी इस वैल्यू पाई रेडियन से पाई बाई 6 रेडियन पाई बाई 3 रेडियन रेडियन में गिवन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये काम आपको फिजिक्स में खूब करना पड़ेगा, तो एक बार करके देखिए रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। कोई रिलेशन तुम्हें ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। देखो ऐसे क्या रटा था तूने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर यहां से क्या आ जाएगा 180 डिग्री बटा पाई, या 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई रेडियन बटा 180, यही आ जाएगा क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहां से देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो यहां से 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, और 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहां से 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन बटा 180। तो ये रिलेशन इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तुम याद रख लो, बस याद रख लो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बहुत काम आने वाला है फिजिक्स में। चलो इधर देखो पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है। अब मेरी बात सुनो, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो ये तो बड़ा आसान था यार, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर क्या होता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाई पाई, अरे पाई को नीचे लिख दे भाई। चलो पाई बाई 6 रेडियन। अब मेरी बात सुनना, अब 1 रेडियन को चेंज मत करो, यहां पे बच्चा कैसे सीखता है सुनो, किताबों में कैसे लिखते हैं कि 1 रेडियन, ये रेडियन है ना, इसको 1 रेडियन मान सकते हैं, और 1 रेडियन को तुम लिख लो 180 डिग्री बाई पाई, 1 रेडियन को क्या लिख लो 180 डिग्री बाई पाई। मैं तुम्हें अलग तरीके से बता दूं, मेरी बात सुनो, रेडियन को कन्वर्ट मत करो, पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो पाई रेडियन को लिखो 180 डिग्री, क्या बुराई है भाई बाई 6, तो 30 डिग्री आंसर एकदम सही है। वैसे भी वही आता, डायरेक्ट 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की कहां जरूरत है जब तुम्हें पाई दिख रहा है, साफ साफ दिख नहीं रहा तुम्हें, पाई रेडियन बाई 6 है ये, पाई बाई 6 रेडियन मतलब पाई रेडियन बाई 6 है ये, या देखो 3 पाई बाई 2 रेडियन। अब ये है क्या असल में, ये 3 बाई 2 और पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, 2 से इसको कर दो डिवाइड कर दो, 180 बटा 2 है, 180 बटा 2 क्या होता है 180 बटा 2 हो गया 90, तो 90 मल्टीप्लाई 3 मतलब 270 डिग्री, एकदम सही है 270 डिग्री। देखो पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको लिखना भाई 180 डिग्री बाई 3, तो बताओ क्या होगा 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, और पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है बात? यहां देखो बेटा 5 पाई बाई 6 रेडियन, तो क्या करेंगे अपन, देखो यहां पे कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं, 5 बाई 6 रहने दो, पाई रेडियन को क्या लिख सकते हो 180 डिग्री, ठीक है। इससे कैंसिल करोगे बताओ 180 बटा 30 कितना होता है 30, 30 मल्टीप्लाई 5 150 डिग्री। देखो कन्वर्ट हो गया। क्या ये मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, जब भी रेडियन में कोई वैल्यू गिवन होगा ना तो पाई के टर्म्स में ही होगा, और सीधा पाई रेडियन को 180 डिग्री रख दो, बचे हुए फ्रैक्शन को अलग करो, जैसे ये 2 पाई है तो यहां पे पाई रेडियन को 180 डिग्री रख दो, 180 मल्टीप्लाई 2 बराबर 360 डिग्री। बहुत आसान है यार, पाई बाई 2 रेडियन है तो पाई रेडियन को 180 रख दो, तो 180 बटा 2 180 डिग्री बटा 2, बताओ क्या होगा 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन क्या होता है 90 डिग्री। क्या तुम्हें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करवा समझ आया? बहुत आसान है। अब आगे देखो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है 90 डिग्री। अब यहां पे अगर 180 दिख जाए तो मजा आ जाए। कैसे दिखेगा 180? तो 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर, ऐसे नहीं कि 2 से गुना कर दो बस हो गया, वैल्यू सेम है इसलिए 2 से गुना करो तो 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू सेम रहेगा। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि 90 मल्टीप्लाई 2 कहता है 180, और 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो ये क्या होगा पाई बाई 2 रेडियन। अरे राम लाल नहीं समझ आ रहा तुम्हें? देख यहाँ पे 60 डिग्री है, मैं कैसे सॉल्व करूं? देख 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 3 से गुना कर दे, मैं कह रहा हूं 3 से गुना कर दे, 3 से भाग दे दे, तो 60 डिग्री की 60 डिग्री रहेगा, और 60 गुना 3 होगा 180, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन मतलब पाई बाई 3 रेडियन आंसर आ गया। पाई बाई 3 रेडियन इज आंसर। 120 डिग्री है, 120 डिग्री में ऐसा क्या करें? तो एक काम करो, 120 डिग्री है, इसको एक काम करो, तुम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो। ये मैं या 3 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री दिखना चाहिए ना, जैसे 45 है
तो 45 में 180 कैसे दिखेगा, तो 4 मल्टीप्लाई 45 डिग्री कर दो बटा 4 कर दो, है ना। 4 देखो 45 तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, तो 45 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री बाई 4, एंड 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 4 रेडियन। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ आ रहा होगा। 120 डिग्री वाला बताता हूं अभी। देखो 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 30 मल्टीप्लाई लिख सकता हूं मैं 4 डिग्री, सही है यार, 3 मल्टीप्लाई 4 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसी पे डिग्री लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये नंबर ही तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझना, क्या किया कि 120 डिग्री है, तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 के मल्टीपल में, क्योंकि 30 से मैं सीधा वहाँ तक का चाहे 60 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 60 लिख लो। 60 डिग्री मल्टीप्लाई 2 तो 120 डिग्री होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। अब 60 डिग्री मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 180, तो 2/3 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलूँगा, 2/3 पाई रेडियन, 2π/3 रेडियन, ये आ गया तुम्हारा जवाब। 180 डिग्री भी कन्वर्ट हो गया यार। इधर देख 150 डिग्री, अब मेरी बात सुनना, 150 डिग्री को लिख ले 3 गुना 5, 3 गुना 5 डिग्री 150 डिग्री होता है। और एक काम कर ले, इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर ले, मतलब 180 के मल्टीपल में ऐसे ही चेंज कर सकते हैं यार। अब देख 30 गुना 5 बता क्या होता है, 150, 150 डिग्री मतलब 30 × 150, सॉरी 30 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा, देख मेरी बात सुन, 150 डिग्री को कैसे मैंने कन्वर्ट करने के लिए बोला तुम्हें, 30 डिग्री गुना 5 लिखो, 30 × 5 150 होता है, 30 डिग्री गुना 5, ठीक है, ये 150 ही होगा, 150 डिग्री है। और 6 से गुना और 6 से भाग दे दो। अब ढंग से सोचना कि ये वाला डिजिट क्या बैठेगा, ये वाला 30 मल्टीप्लाई 6 180, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो क्या हो जाएगा जवाब 5π/6 रेडियन। अरे 5/6 रह गया और ये पाई रेडियन आ गया, तो 5π/6 रेडियन आंसर आ गया। 360 डिग्री, 360 डिग्री को लिख सकता हूँ 2 गुना 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, मतलब 2π रेडियन। 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन। क्या तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, यही एंगल से तो आपको खेलना है, कोई खास बात नहीं बेटा। आगे देखो अब है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज। तो चलो देखते हैं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सर 6 है ना, तो आपने 3 ही लिखा, क्योंकि अगर ये 3 की वैल्यू याद हो जाएगी तो 6 की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। कैसे, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 3 का वैल्यू बस आप याद रखें, बाकी आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री पे, फिर बेटा देखेंगे 30 डिग्री पे, फिर आप देखेंगे 45 डिग्री पे। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सबसे पहले उस पर अपन चर्चा करेंगे पूरा, फिर अपन डिफरेंट वैल्यूज पे कैसे जा सकते हैं वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 60 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा आपका 120 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा आपका 150 डिग्री, फिर हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री, फिर हो जाएगा आपका 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। एकदम परफेक्ट सेट बैठा है टेबल का। बोलोगे सर इतना लंबा क्यों, हमें तो 190 तक याद है, तुम्हें हाँ 90 तक याद है बेटा, 90 तक असल में याद है ना। अब तुम जादू देखो, तुम्हें आगे दिखाता हूँ। क्या तुम्हें, आप में से बहुत सारे बच्चे सामने बैठ के देख रहे होंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 220 डिग्री बताओ कितनी होगी, तो शायद कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर कन्वर्ट करके निकाल दूंगा, तो एकदम गधे हो, कुछ नहीं करो, तुम्हें मैं पूरा वैल्यू 1 सेकंड में रटा देता हूँ, और इवन तुम्हें जो याद है मैं वही यूज़ करूँगा, मैं कुछ भी नया नहीं बोलूँगा, और तुम 120 डिग्री की वैल्यू एक लाइन में तुरंत से बता सकते हो बिना किसी फॉर्मूला को यूज़ किए हुए। तो 0 से 180 डिग्री तक वैल्यू कैसे याद करेंगे सुनो। तो 90 तक तो तुम्हें याद ही होता है, चलो देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1। क्लियर है बात यहाँ से। और आप जानते हो कि कॉस थीटा में इसका उल्टा वैल्यूज रिपीट करते हैं, ये होता है आपका 1। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि सर साइन 60 की वैल्यू निकाल के दिखाओ √3/2 कैसे होता है, ये आपको यूज़ करना है फिजिक्स में, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मैथ में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 पे 1/√2, √3/2 1। और देखो ये जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंक्लूजन, और ये तुम्हें समझ आना चाहिए थोड़ा, साइन थीटा इंक्रीजेज विथ थीटा इंक्रीजेज।
जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। साइन 0 पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 और 30 डिग्री पे होती है 1/2। 1/2 से ज़्यादा होता है 1/√2 और 1/√2 से ज़्यादा होता है √3/2 और फाइनली 90 डिग्री पे होगा 1। और कॉस थीटा की वैल्यू इसका उल्टा कॉपी होता है, तो 1 आएगा पहले, फिर मतलब ये घटता जाएगा। उल्टा कॉपी होने का मतलब घटता जाएगा। √3/2 1/√2 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई बुराई नहीं? अब साइन बटा कॉस कर दोगे तो tan आ जाएगा। तो 0/1 क्या होता है? 0। अच्छा 1/2 और ये √3/2, तो 1/2 में देखो ये 2 कटेगा, ये क्या आ जाएगा बेटा? 1/√3। बेटा इसको इससे डिवाइड करना है, क्लियर है? यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1। और ये √3/2 से 1/2 डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3। और tan 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/0 मतलब इनफाइनाइट। क्लियर है? आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा सर यहाँ तक तो हमें याद था। अब यहाँ के बाद ही तो मेन असल काम है जो तुम नहीं कर पाते, वो दिखाता हूँ तुम्हें। देख 120 डिग्री, क्या तुमने 10th क्लास में मिरर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो असल में तुम यहाँ पे ना 90 डिग्री पे एक मिरर मान लो, और मिरर में जो इमेज बनता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ना वैल्यूज उल्टा कॉपी करते चले जाओ। मतलब यहाँ पे जैसे उल्टा कॉपी करा था ना, पहले पास में जो है जो सबसे पास में आएगा, और फिर इसके बाद जो वैल्यू है फिर यहाँ आएगा √3/2, फिर इसके बाद जो वैल्यू है वो इधर जाएगा 1/√2। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 90 के बाद अपन ने लिया था 60 45 30, सही तो लिखा है। तो ये 1 नहीं, सॉरी 90 डिग्री पे तुम्हें मानना है। असल में बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट बस वेट करो। देखो 90 डिग्री पे तुम्हें मानना है मिरर, मतलब यहाँ पे मिरर मानना है, यहाँ पे मिरर मानना है। 90 डिग्री की वैल्यूज पे मिरर मानना है, और यहाँ से वैल्यूज उल्टा कॉपी कर देना है। मतलब 90 डिग्री पे आप तुम मिरर मान लो, इसके वैल्यूज को कॉपी नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और 0। अरे यार ये 1 और ये हो जाएगा आपका √3/2, √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो कुछ नई वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुआ क्या टेबल में? नहीं, कोई भी नया वैल्यू तो मैंने नहीं लिया ना। मैंने कोई नया वैल्यू लिया हो तो बताओ? नहीं, कोई भी नया वैल्यू नहीं है, मैंने पुराना वैल्यू लिया है। क्या करना है वो मेरी बात सुनो। देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसे होता है? देखो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। अब तुम्हें क्या करना है कि 90 डिग्री पे ही मिरर मान लो। 90 डिग्री वैल्यू कॉपी नहीं करना, जो बाकी इस वैल्यू उसको उल्टा कॉपी कर दो, वही वैल्यू हो जाएगा। शुरू हुआ था 0 से, खत्म होगा 0 पे, जैसे जैसे बढ़ा था वैसे वैसे घटा दो। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब जैसे तुम आगे जाओगे तो उल्टा कॉपी करो। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो उससे पहले क्या था? √3/2। तो इधर क्या हो जाएगा? √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू √3/2। साइन 135 की वैल्यू वही जो पीछे 45 गया, आगे 45 गया। 90 से पीछे 45, 45 डिग्री, 90 से 45 आगे 135 डिग्री। वहां पे एक साइन 135 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। फिर साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी? वही जो 30 की थी, 1/2। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 180 की वैल्यू देखो क्या है? 0। एग्जैक्टली उल्टा कॉपी कर दो। क्या कॉस में भी चलेगा? बिल्कुल कॉस में भी चलेगा। एग्जैक्टली उल्टा कॉपी कर दो। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? 1/2। सबसे पहले क्या है? ये 1/2। फिर क्या है? ये 1/√2। फिर क्या है? देख √3/2। और फिर क्या है? 1। लेकिन एक इसमें फर्क होता है, और तुम्हें ये याद रख लो, बहुत छोटी सी बात है कि कॉस का वैल्यू 90 डिग्री से आगे जाने पर निगेटिव हो जाता है। वेल मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन इसको निगेटिव लगा दो बस। तो क्या खास बात है यार? tan में भी वही रहेगा, उल्टा रिपीट कर दो। बताओ, ये इन्फिनिटी को छोड़ दो, बताओ क्या करोगे? यहाँ उल्टा रिपीट कर। √3, ये 1 है, ये 1/√3 है, ये 0 है। अब बताओ tan क्या होता है? साइन बटा कॉस। अगर कॉस निगेटिव है तो पूरा वैल्यू निगेटिव ही आ जाएगा। तो ये -√3 -1 -1/√3 0। क्या करना है मेरी बात सुन। देख tan थीटा की वैल्यू होता है साइन बटा कॉस। तो tan थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाओगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? tan थीटा बराबर देख क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो साइन क्या होता है? बढ़ता है, और फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो कॉस क्या होता है? घटता है। क्योंकि उल्टा कॉपी होगा तो कॉस घटेगा, और डिनोमिनेटर में घटने से tan थीटा और द्रुत गति से बढ़ेगा। मतलब 0 पे tan 0 पे वैल्यू क्या है? 0। एंड tan 30 पे वैल्यू क्या है? 1/√3। 1/√3 कम हुआ ना यार। और tan 45 पे वैल्यू क्या है? tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। एंड tan 60 डिग्री √3। tan 60 डिग्री √3। और ये इनफाइनाइट। क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा है? ये 90 के पास आया √3, उधर जाओगे तो उल्टा कॉपी करोगे तो ये इनफाइनाइट है, तो फिर आएगा √3।
पहले आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, फिर आएगा 0, और 90 से उधर जाओगे तो वैल्यूज को क्या कर दोगे, निगेटिव। तो जो वैल्यू 0 से 90 तक है वही वैल्यू 90 से 180 तक है। बताओ tan 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 90 से कितना आ गया? 90 से 60, 150 उधर, पहले 90 के बाद आता है बेटा 120, फिर आता है 135। देखो इधर 45 5 के फ्रैक्शन में देखो 45 ऑड नंबर, पहले देखो जीरो के टर्म्स में 0 0 30 0 60 90 35, देखो 135 और 45 की वैल्यू हमेशा सेम होगी। साइन 45 कॉस 45 tan 45 याद है, तो साइन 135 कॉस 135 tan 135 याद होगा। बता tan 45 1, tan 45 1, तो tan 135 1, लेकिन 90 से ज्यादा है तो वो माइनस हो जाएगा। और माइनस कौन सा होगा? सिर्फ tan और कॉस वाला। 90 डिग्री से ऊपर जाने पे tan और कॉस वाला माइनस होता है और बाकी ये प्लस रहेगा। तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ ये बात? देखिए दो कोण और होता है, 37 डिग्री और 53 डिग्री, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये कोण है बेटा यहाँ पे 53 डिग्री, तो इस 53 डिग्री के सामने जो लंब का वैल्यू होगा वो होगा 4 और आधार होगा आपके लिए 3, और 4 और 3 का पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण आ जाएगा 5। ये कर्ण निकाल सकते हैं ना आप, कर्ण ये रहा आपका h, कर्ण का मान वो बराबर क्या होता है? √ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 16, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 + 9 25। तो ये बात आपको समझ में आ गया, कोई बात नहीं। तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? साइन 53 डिग्री का वैल्यू का लंब बटा कर्ण, लंब बताइए 4, कर्ण बताइए 5, तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। कॉस 53 डिग्री आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। tan 53 डिग्री लंब बटा आधार, लंब कितना है बेटा 4, आधार बताओ 3, ये हो गया। अब यहां से अगर आपको सेक 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो सेक 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बड़ा आसान है, या सेक 53 डिग्री मतलब कॉस 53 डिग्री का उल्टा 5/3। तो यही बात कर रहा था मैं कि आपको साइन कॉस tan पे ध्यान देना है, बाकी सेक कॉसेक और कॉट तो आराम से निकल जाएगा। बताओ कॉट 53 डिग्री की वैल्यू बोलो, तो कॉट 53 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अच्छा कॉसेक 53 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉसेक 53 डिग्री हो जाएगा आपका 5/4। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये वाला सेक्शन रटा हुआ होना चाहिए। फिर से मैं लिख रहा हूँ रटा हुआ होना चाहिए। क्यों रटा हुआ होना चाहिए? बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अब सर हमने तो 53 डिग्री और 37 डिग्री 53 डिग्री नहीं देखा है, तो साइन 53 डिग्री बहुत उपयोगी है। आगे आने वाले 11th क्लास के फिजिक्स में आप देखेंगे साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, tan 53 डिग्री का मान पूछता है। अच्छा बताइए, बताओ त्रिभुज के तीनों का कोण कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सामने वाला 90 होगा तभी ये थीटा के लिए ये लंब आएगा। अब ये है 90 डिग्री, ये 53 है, और इसको आप थीटा मान लो, कुछ एंगल मान लो अल्फा, तीनों का सम 180 के बराबर रख दो तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि अगर इसको 37 डिग्री मानते हो, यहाँ पे साइन 53 लिखते हो, साइन 37 लिखते हो, तो साइन 37 के लिए सामने वाला लंब और ये वाला आधार, ये हो जाएगा लंब आपका, और ये हो जाएगा आधार। ये 37 डिग्री के लिए लंब बताओ 3 और कर्ण बताओ 5। यहां से देखो कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, इस 37 डिग्री के लिए आधार बोलो 4, कर्ण बोलो 5, कर्ण तो वहीं रहेगा। अच्छा tan 37 डिग्री कितना होगा? tan 37 डिग्री हो जाएगा आपका 3/4, आधार बटा tan 37 डिग्री लंब बटा आधार, लंब ये रहा 3 और आधार रहा 4। तो याद रखिए कि इस एंगल के लिए सामने वाला लंब है और ये आधार है, इस एंगल के लिए ये आधार है और ये लंब है, और ये दोनों के लिए, दोनों कोण के लिए कर्ण तो वही होगा 5। तो ये वाली चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं साइन कॉस tan का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होता है। तो देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? 1। साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान हमेशा 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है साइन 90 पे, और या उससे कम ही होगा। और न्यूनतम कितना हो सकता है? -1 या उसके बीच होगा। तो साइन थीटा का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में आएगा। अब अगर आप कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा का मान भी -1 से +1 के बीच में होता है। कॉस थीटा का मान +1 से लेकर के -1 के बीच में होता है। कॉस थीटा का मान 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। कॉस थीटा 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होगा। tan थीटा का मान -∞ से लेकर के +∞ के बीच होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा का मान 4 हो सकता है क्या? हाँ 4 हो सकता है। tan थीटा का मान 400 हो सकता है क्या? हाँ 400 भी संभव है। लेकिन
साइन थीटा का मान मैक्सिमम 1 होगा 90 डिग्री पे, और 1 से कम ही आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। या -1 से मिनिमम -1 होगा, या -1 से ज़्यादा होगा। -2 नहीं हो सकता है संभव, साइन थीटा का मान -2 संभव नहीं हो सकता है। अच्छा, ये आप मेरे से पूछ सकते हैं सर आपने ये बताया 53 डिग्री का कंसेप्ट बताया, बहुत समझ आया, 37 डिग्री भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, लेकिन साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? 1 से ज़्यादा साइन थीटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइन थीटा को क्या लिखते हैं अपन? साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटा कर्ण, और लंब कभी कर्ण से ज़्यादा हो नहीं सकता, हमेशा कर्ण ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया यहाँ से? कॉस के साथ भी वही है, लेकिन टैन थीटा के बारे में बात करेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब लंब हो सकता है आधार से ज़्यादा हो, या हो सकता है आधार ज़्यादा हो लंब से, इसलिए टैन थीटा का मान 1 से ज़्यादा 1 से कम कुछ भी हो सकता है। क्या आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया? तो याद रखिएगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के साथ साथ 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू आपको याद रहे, क्योंकि फिजिक्स में ये बहुत काम आने वाला है। और ये काम क्यों आता है? क्योंकि इसका वैल्यू याद रखना आसान है। अच्छा बताओ, 53 डिग्री ज़्यादा है कि 37 डिग्री? 53 डिग्री ज़्यादा है, तो साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा एंगल पे ज़्यादा होता है। देखो साइन थीटा 3, 4, 5 का खेल है, तो देखो साइन 53 डिग्री की वैल्यू 53, मतलब 37 से ज़्यादा होगा साइन 53 की वैल्यू, मतलब 4/5, और साइन 37 की वैल्यू कम होगा, इसलिए 3/5। देखो ये 3/5। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, छोटे कोण पे मान कैसे निकाला जाता है? जैसे कि आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन 1 डिग्री या 2 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 1 डिग्री या 2 डिग्री का मान निकालने के लिए एक थ्योरम आता है, उसको अपन ढंग से समझते हैं, प्रूफ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का मान लिमिट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका लिमिट, इसको फिजिक्स मैथ में पढ़ते हैं पूरी तरीके से, लिमिट थीटा एरो 0, मतलब थीटा 0 के पास है। जैसे ऐसे लिखा हो थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा 0 है, लेकिन ऐसे एरो लगा के लिखा हो मतलब थीटा टेंस टू 0 है, थीटा 0 के पास है, थीटा 0 नहीं है। तो जब थीटा 0 के पास होगा, लिमिट साइन थीटा व्हेन थीटा टेंस टू 0 में लिखेंगे आप थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी। कब? जब थीटा स्मॉल हो तब। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा, जब थीटा बहुत छोटा कोण हो तब। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो बेटा ये रेडियस वेक्टर है, अब इसको मान लो एक कोण बनाओ, ऐसा बनाओ, तो आप साफ साफ देख रहे हो कि ये एंगल छोटा एंगल का एक उदाहरण है। लेकिन अगर मैं ऐसा बना लूं तो ये एंगल छोटा थोड़ी ना होगा, या तो बड़ा एंगल है। ऐसा बना लूं मैं, ऐसा बना लूं तो ये बड़ा एंगल है। लेकिन छोटा एंगल में देखने पे आपको साफ पता चलेगा इसका जो आधार है, इसका जो ये देखिए, इसका जो ये आधार है, इसको आप आधार बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं बी, इसको हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं। और लंब बहुत छोटा है आधार के कंपेयर में, तो ये जो आधार होगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, क्योंकि एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। अगर यहाँ पे पी छोटा है तो पी स्क्वायर और छोटा होगा, तो लिख सकते हो एच बराबर क्या है? बी, एच बराबर बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू आर मान लेता हो, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो आपको ये नहीं दिख रहा, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये चाप के बराबर हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा आपका आर इंटू थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब बताइए आर थीटा, कर्ण बताइए आर, आर से आर कटेगा, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। लेकिन ये तभी सही है जब कोण बहुत छोटा हो, बड़े कोण पे ये संभव नहीं है। तो बताइएगा यहां पे ध्यान से कि साइन थीटा का मान क्या होगा? थीटा, यदि कोण बहुत छोटा हो तो। इसका दूसरा फॉर्मेट ये भी होता है, जो इसी का एप्लीकेशन है, कोई खास बात नहीं है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, देन साइन थीटा बाई थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे साइन थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो, 0 के पास हो, तो साइन थीटा क्या होगा? थीटा, और थीटा से भाग दोगे तो थीटा बटा थीटा क्या होगा? 1। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉस की, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बाई थीटा, सॉरी कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान समझिएगा बेटा, अगर कोण बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1। थीटा बहुत छोटा हो तो साइन 0 का मान क्या होता है? 1, और 0 के आसपास एंगल हो तो भी 1। हाँ बिल्कुल 1। कैसे? देखिए, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन बेटा? ये वही प्रूफ कर रहे हैं यहां पे, साफ साफ समझ में आ गया। नहीं आया तो ये याद रख लो तुम तो। कॉस थीटा क्या होता है? लंब बटा, सॉरी आधार बटा कर्ण। आधार बोलो बी,
कर्ण बोलो h, b का मान बोलो r, h का मान बोलो r, r से r कटेगा, बोलो क्या बचेगा 1। मतलब थीटा अगर छोटा है तो cos थीटा का मान 1 के बराबर होगा, लेकिन अगर थीटा छोटा है तो sin थीटा का मान किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। यह आपको याद रखने की जरूरत है। यह प्रूफ भी कर दिया है मैंने। tan थीटा बट क्या होगा? ये भी थीटा के बराबर होगा यदि थीटा टेंड्स टू 0 है तो। ये डिवीजन नहीं बेटा, ये भाग नहीं है, इसको भाग मत समझिएगा। यदि थीटा टेंड्स टू 0 है तो tan थीटा भी किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos। अगर थीटा छोटा है तो sin थीटा क्या हो जाएगा? थीटा, और cos थीटा हो जाएगा क्या? 1। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या बदल जाएगा? थीटा। तो यदि थीटा छोटा हो तो sin थीटा किसमें बदल जाता है? सिर्फ थीटा होता है। sin थीटा बराबर थीटा, cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर भी थीटा। तो छोटे एंगल के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा, सॉरी sin थीटा बराबर tan थीटा। अगर एंगल छोटा है तो क्या मैं लिख सकता हूं? अगर एंगल छोटा है तो sin थीटा बराबर tan थीटा। फॉर स्मॉल एंगल, क्या छोटे एंगल के लिए मैं कह सकता हूं sin थीटा बराबर tan थीटा? हां बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं समझिएगा प्लीज। अगर एंगल छोटा है तो tan थीटा बराबर होगा sin बटा cos, और छोटे एंगल के लिए cos थीटा क्या होता है? 1। तो tan थीटा बराबर sin थीटा। फिजिक्स में बहुत काम आएगा। आपको फॉर्मूले में लिखना होगा tan थीटा, लेकिन वहां पे sin लिख दो काम चल जाएगा कि अगर कोण छोटा है तो, अगर थीटा छोटा है तो ये वाली बात ट्रिगोनोमेट्री में आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें मान निकाल के आपको दिखा दूं, पॉज करके लिख लो इसको, पहले स्क्रीन पॉज करो, इसको लिखो। पहले लिख लिया, आगे देखो। अरे पॉज करने का मतलब है रोक लो स्क्रीन को और लिखो आगे। देखो इधर समझो, साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना होगा? वही तो निकालना था ना, इसी पे चर्चा बढ़ा था। साइन 2 डिग्री का मान कितना होगा? कैसे निकालेंगे? बराबर 2 डिग्री। लेकिन ऐसे लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब थीटा अकेला होता है तो उसका यूनिट डिग्री में नहीं लिख सकते, उसका यूनिट रेडियन में ही लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिखेंगे साइन 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आप? रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे रेडियन में? तो देखिए समझिएगा। आप लिखेंगे यहां पे 90 से गुना और 90 से भाग कर दो। सर ये 90 से गुना और 90 से भाग आप क्यों करते हो? क्योंकि मैं ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और 180 डिग्री बड़ा होता है पाई रेडियन। तो 180 दिख जाए तो मजा ही आ जाए। 90 गुना 2 कितना होता है? 180। 180 को क्या लिखूंगा? पाई रेडियन। तो देखो आंसर आ गया, पाई बाई 90 रेडियन आंसर। तो बताओ साइन 2 डिग्री की वैल्यू, साइन 2 डिग्री की वैल्यू होगी पाई बाई 90 रेडियन। अच्छा, tan 4 डिग्री की वैल्यू वही होगा 4 डिग्री गुना 45 बटा 45। 45 क्यों सर? 45 इसलिए बेटा कि 45 गुना 4 होगा 90, 180। 180 मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा पाई रेडियन बटा 45। साइन 3 डिग्री, छोटा एंगल है ना, क्या होगा? 3 डिग्री गुना 3 डिग्री। आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा को सिर्फ डिग्री में नहीं लिख सकते। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना और 60 से भाग। अरे 60 से गुना और 60 से भाग करने में बात वही रह जाएगा ना। और 60 गुना 3 क्या हो जाएगा? 180। तो 180 डिग्री बटा 60 लिख दो। 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन। तो पाई बाई 60 रेडियन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? पाई बाई 60 रेडियन डिग्री। अब आते हैं कॉस के छोटे वैल्यू पे। तो कॉस 4 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। कॉस 4 डिग्री वैल्यू 1 क्यों होगी? क्योंकि छोटे एंगल पे कॉस थीटा का मान 1 होता है। छोटे एंगल पे कॉस थीटा का मान 1 होता है। अच्छा, कॉस 2 डिग्री की वैल्यू 1, मतलब कॉस 2, 3, 4 डिग्री वैल्यू बराबर ही आएगी, कोई खास बात नहीं है। आओ इधर देखते हैं लार्ज एंगल अप्रोक्सीमेशन। लार्ज एंगल पे मान लो कभी कभी ऐसा होता है साइन 87.5 डिग्री का मान तो 1 होगा। क्यों 1 होगा भाई? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 87.5 तो एकदम 90 के पास ही हो गया ना यार। तो इसकी वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं आप? 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, cos 88 डिग्री, cos 88 डिग्री 0, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 0। तो cos 88 डिग्री की लगभग क्या हो जाएगा? 0। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, यदि cos थीटा 4/3 है तो sin थीटा तथा tan थीटा का मान बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि cos थीटा का मान 4/3 है तो sin थीटा तथा tan थीटा का मान बताएं। क्लियर है बेटा बात? cos थीटा का मान कितना है? 4/3। तो sin थीटा तथा tan थीटा का मान बताएं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे जितना मैंने अभी तक सिखाया आपको? sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आप सीधा से यहाँ लिख सकते हो ना, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण की वैल्यू दे दी है। तो tan थीटा और sin थीटा निकालना आसान है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। बोलो सर अभी तो आपने पढ़ा है। नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। अब सवाल कैसे गलत है समझना। सवाल इस तरीके से गलत है क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का मान 4/3 संभव ही नहीं है, क्योंकि 4/3 1 से ज़्यादा हो रहा है। और यही सिखाने के लिए मैंने ये सवाल लिखा है कि जो कंसेप्ट है उसको एक बार और रिवाइज करा दूँ आपसे गलती करवा के। बताओ cos थीटा बराबर 4/3, क्या cos थीटा का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है? कौन से एंगल पे 4/3 होता है भाई? 4/5 हुआ था, 3/5 हो सकता है, 4/5 हो सकता है। नीचे एक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि cos थीटा का मान 1 से कम होता है।
ये नहीं है, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ये गलत है। इसको सही करके अपन सॉल्व करेंगे और सही मान होगा इसका सही मान हो सकता है 3/4। 3/4 अब सही सॉल्व हो जाए, क्योंकि 1 से कम है, कोई बुराई नहीं है, 1 से कम है ना, और cos थीटा का मान 1 से कम हो सकता है। अब देखना है यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, ये फिजिक्स में ऐसा यूज करना है। cos थीटा को हिंट मिला होगा, tan थीटा लिखना होगा, तो अब cos थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, जो कि होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण, ये हो जाएगा। तो आप मानो कि बेस का मान यदि 3 है, आधार का मान 3 है, तो कर्ण आपका 4 है, कर्ण आपका 4 है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो सूत्र है p² प्लस b² बराबर h², पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो सकता है आपका h का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। h बोलो कितना है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16, और b कितना है, 3, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9। तो p बराबर हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होगा आपका 7, तो √7 आ गया p। अब आपको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान बताइए क्या होगा, लंब का मान यहां से होगा, हेलो हेलो आवाज आ रहा है ना, अच्छा तुम्हें कैसे पता चलेगा आवाज आ रहा है कि नहीं। लंब का मान होगा ये √7, और इसका मान होगा कर्ण का 4, यहाँ रहा कर्ण का 4, जो cos थीटा के फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है बेटा। tan का मान, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान बोलो, लंब हो जाएगा तुम्हारा √7 और आधार हो जाएगा तुम्हारा 3, ये आ गया आंसर। tan थीटा हो जाएगा √7/3। क्लियर है क्या ये बात, यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, इसको पॉज करके पहले cos थीटा 3/4 है, तो साइन थीटा था tan थीटा का मान निकाले, इसको लिख लो पहले, पॉज करा, आराम से लिखो, फिर आगे देखो। अब एक नीचे सवाल लिखा है मैंने, सेम इसी तरह का है, और ये आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं इसमें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए tan थीटा का मान 2 दिया हुआ है, यदि tan थीटा का मान 2 है तो साइन थीटा और cos थीटा बताओ। यार ये tan थीटा तो 1 से ज्यादा है, हाँ बेटा 1 से ज्यादा हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, और 1 से गुना और 1 से भाग करने में तो कोई दिक्कत होता नहीं, तो tan थीटा को 2/1 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है tan थीटा का जो फॉर्मेट होता है वो होता है लंब बटा आधार। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, p/b, और ये क्या दिया हुआ है 2। तो आप यहां से मान सकते हो कि यदि लंब 2 है तो आधार 1 होगा। लंब 2 के बराबर नहीं है, लंब बटा आधार का अनुपात 2/1 है, तो लंब अगर 2 है तो आधार 1 होगा, लंब 4 है तो आधार 2 होगा। अरे अनुपात दिया हुआ है ना 2/1, लंब को 2 मानोगे तो आधार 1 होगा। अब तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो बोलो लंब कितना है, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका √5। क्लियर है। अब देखो यहां से साइन थीटा अपने को चाहिए, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बोलो, लंब है 2 और कर्ण कितना आ गया √5। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार बताओ कितना है, आधार है तुम्हारा 1 और कर्ण हो जाएगा √5। ये आ गया आपका आंसर, साइन थीटा और cos थीटा का मान निकल गया। कोई समस्या है क्या यहाँ पे, नहीं। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब बाकी है tan थीटा 12/5, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12/5 मतलब लंब बटा आधार का मान दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा बेटा 13, सॉल्व करके देख लो। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13, तो साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। लंब 12, लंब बटा आधार होता है ये, सॉरी लंब बटा आधार, तो कर्ण आ जाएगा आपका 13। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया तेरा 12 और कर्ण हो गया 13, 12/13, और ऊपर के उससे क्या बचा है cos थीटा, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13, तो 5/13 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल और देखिएगा। यदि y बराबर साइन थीटा बटा थीटा है, तो y का मान बताएं, y का मान बताएं यदि थीटा 30 डिग्री है। यदि थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, y बराबर लिखा हुआ है साइन थीटा बाई थीटा, तो y का मान बताएं यदि थीटा 30 डिग्री है। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट थीटा 30 डिग्री, मतलब सॉरी लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, थीटा तो 30 डिग्री का मान 30 डिग्री के बराबर है, तो y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बटा 30 डिग्री। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर में थीटा साइन के अंदर है और नीचे थीटा अकेला ही घूम रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीचे वाला थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6 रेडियन। साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, हाफ, तो 1/2, तो 6
बटा 2 पाई। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा आपका 3/पाई आंसर। y बराबर हो जाएगा आपका 3/पाई। समझ आया ये बात? इसको पॉज करके लिख लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर थीटा साइन के अंदर थीटा हो तो उसको डिग्री रेडियन में रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकेला जहां थीटा हो उसको डिग्री में रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा। उसको किस में रख के सॉल्व करना पड़ेगा? रेडियन में, क्योंकि ऐसा यूनिट उसका रेडियन ही है। क्लियर है बेटा? इसको लिख लो, पॉज करो, लिखो। अब देखो आगे कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला और फंडामेंटल रिलेशन, ये एंगल के सामने वाला होगा लंब, नीचे वाला होगा आधार, लंब और आधार के बीच में कोण होगा 90 डिग्री का, और ये बनेगा कर्व। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम से के संबंध में रिलेशन होता है p² + b² बराबर h²। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है p² + b² बराबर h²। क्लियर है ये बात? अब समझिएगा यहाँ पे एक थ्योरम तो आपको समझ में आ गया। अब इसी थ्योरम का यूज करके अगर मैं इसमें b² से भाग दे दूं, किससे भाग दे दूं? h² से, चलो भाग देता हूं। h² से दोनों तरफ भाग देता हूं। h² से अगर मैं दोनों तरफ भाग देता हूं तो क्या बनेगा देखना, h² से है ना, तो ये बनेगा p² बटा h² प्लस b² बटा h² इज इक्वल टू 1, और p बटा h हो जाएगा आपका साइन, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। b बटा h हो जाएगा आपका कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या ये बात? आगे देखिए, ये हमने निकाल लिया। तो ये एक रिलेशन बन गया साइन और कॉस के बीच में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहां से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा। तो ये रिलेशन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये रट्टा लगा लो बेटा, या ये तुम्हें याद है h² से भाग दोगे तो 2 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा। तो ये याद रख लो, ऐसे कोई खास बात नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो h² से भाग दिया था अपन ने। अगर उसी सूत्र को p² से भाग दे दूं मैं, p² से भाग देने पर मैं दोनों तरफ से p² से भाग दे देता हूं। जैसे मैं p² से भाग दूंगा तो यहां पे p² बटा p² क्या बनेगा बोलो? 1 प्लस b² बाई b बाई p का होल स्क्वायर बराबर h बाई p का होल स्क्वायर। कोई बुराई है क्या इसमें? नहीं। अच्छा बेटा, बेस बटा बेस मतलब आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट। आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट। तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाई h होता है साइन, और ये हो जाएगा कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बना रिलेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो रिलेशन आ गया। क्लियर है बात? अगर मैं यहां पे b² से भाग दे दूं, इसमें मैं किससे भाग दे देता हूं? b² से। अगर मैं इसमें b² से भाग दे दूंगा तो ये टर्म क्या बनेगा? b² से, तो p बाई बी, ये देखो p बाई बी का स्क्वायर प्लस b² से भाग दूंगा तो ये क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू h बाई बी। h बाई बी क्या होगा? तो b बाई h होता है कॉस, तो ये होगा सेक, तो ये होगा h बाई बी का होल स्क्वायर। ही लिख देता हूं, अभी लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा इधर 1, और ये हो जाएगा आपका बेस बटा लंब बटा आधार tan स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन आ गया बेटा। देखो tan स्क्वायर थीटा tan ही बनेगा ना भाई? हाँ, tan बनेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या यूं कहें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन आ गया। क्लियर है क्या बात? तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद तो रहना ही चाहिए, ठीक है ना? बाकी ये वाला और ये वाला बहुत काम नहीं आता। जब काम आएगा तो तुम यहां पे डिवीजन करके इसको ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से कॉस थीटा भी लिख सकते हो आप। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे असल में किया क्या, एक बार समराइज कर देता हूँ, पूरा बोर्ड देख के घबराना नहीं है तुम्हें, पहले पॉज करके अच्छे से इसको लिख लेना, ठीक है। पॉज कर लो, लिख लेना। और देखो ये तीन रिलेशन है, तीन रिलेशन बहुत खास नहीं है, एक ही से सूत्र से परिभाषित हुआ है, और वो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर करंट का स्क्वायर। इसमें एक बार एच से भाग दे दो, एक बार बेस से भाग दे दो, फिर एक बार पी से भाग दे दो, जो आएगा रिजल्ट आपके सामने है, कोई खास बात नहीं भाई। इधर देखो नेक्स्ट, मान लो मैं रिलेशन लिखूं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी का सूत्र बनता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका लॉजिक है, थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, वैसे तो इसको याद ही रखना है। साइन को दो एंगल दे दिया, ए और बी एंगल है बेटा, एक कोण है ये, एक कोण जैसे थीटा बोलते हो ना, थीटा के जगह ए रख दिया अपन ने, थीटा को ए बोल दिया, और दूसरा कोई दूसरा कोण है थीटा 1 थीटा 2, ए और बी लिख दिया। तो साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर दो कोणों का सम हो ए प्लस बी, तो उसको लिख सकते हैं आप साइन ए इंटू कॉस बी। पहले आएगा साइन के साथ पहला वाला एंगल, फिर आएगा साइन के साथ दूसरा वाला एंगल। तो क्या लिखोगे साइन ए प्लस बी को, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बेटा, पहले साइन के साथ पहला एंगल आएगा और कॉस के साथ दूसरा आएगा, फिर कॉस को पहला एंगल दे दोगे और साइन को दूसरा एंगल दे दोगे। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, थीटा की जगह पे दो एंगल देना है अपने को, ए प्लस बी। तो जब कॉस को दोनों एंगल दे दोगे ना, जैसे साइन ईमानदार है, क्या किया कि साइन को तूने दो एंगल दिया, ए और बी, तो साइन एक खुद रखा और बी दूसरे को, बी कॉस को दे दिया, फिर उसने दूसरा साइन दूसरा एंगल खुद रखा, तो पहला एंगल कॉस को दे दिया। लेकिन कॉस को दोनों एंगल दोगे ना, तो ये बदमाश है। कॉस क्या करता है कि दोनों एंगल खुद ही रख लेता है, कॉस इंटू कॉस भी खुद ही रख लिया। देख मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले साइन ने पहला एंगल रखा तो दूसरा कॉस को दिया, फिर दूसरा खुद रखा तो पहला साइन को दिया। बड़ा आसान है, रख लोगे। कॉस साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या है, ये ऐसा रिलेशन है जिसको समझने की जरूरत है। कॉस में कॉस ए प्लस बी अगर है तो कॉस दोनों एंगल खुद ही रख लेता है, और प्लस को क्या बना देता है, माइनस इंटू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब एक बार tan की भी बात कर ही लेते हैं अपन, tan ए प्लस बी हो जाएगा आपका tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब जहां तक बात है सेक कॉट और कॉसेक की, उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको मैथ में नहीं पढ़ना तो फिजिक्स में तो कहीं काम ही नहीं आएगा। ठीक है ना, कहीं काम नहीं आएगा, बस यही तीन सूत्र आपके काम आएगा, साइन कॉस और टैन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है, यदि दोनों कोण बराबर होता तो क्या होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यदि ए बराबर बी बराबर थीटा है, मतलब दो कोण तो है लेकिन असल में दोनों कोण का जो मान है वो बराबर है, तो क्या होगा, तो ये थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 2 थीटा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, मतलब ए भी थीटा और बी भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा। तो ये बनेगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब क्या बनेगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे दो टर्म एक ही बार आ गया ना यार, यहां देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान आप यहां से लिख सकते हैं, ये एंगल आधा कर दिया, ये 2 थीटा था तो ये थीटा था, मतलब जैसे ये से बोल सकते हो 2 थीटा को अल्फा रख दिया मान लो मैंने, तो यहाँ पे साइन अल्फा मान लो, 2 थीटा को क्या रख दिया अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो क्या कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छे समझो, ये तुम्हें याद होना चाहिए, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा के जब थीटा रखोगे तो ये आधा हो जाएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। क्लियर है क्या। अब कॉस वाले में रख दो a बराबर b बराबर थीटा, अगर कॉस वाले में भी a बराबर b बराबर थीटा रख दोगे तो ये टर्म बनेगा कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस 2 थीटा, ये टर्म क्या बनेगा कॉस 2 थीटा। ठीक है भाई, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर क्या लिखोगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे रखोगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है यार। तो कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इस सूत्र में देखोगे cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू 2 बार cos थीटा को 2 गुना 2 तो 2 का स्क्वायर, 4 गुना 4 4 का स्क्वायर, तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। अच्छा एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से cos थीटा cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका cos 2 थीटा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस वाले टर्म को इधर ले आओ और इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो ये बनेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और 2 को भी नीचे ले आओ चाहो तो ये 2 को भी नीचे ला सकते हो, ये सूत्र बन जाएगा तुम्हारा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या बन सकता है cos 2 थीटा टर्म में साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये सूत्र बना। अच्छा अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो देखना रिलेशन नेक्स्ट, cos 2 थीटा बताओ क्या आया था, cos 2 थीटा आया था पहले cos 2 थीटा में cos क्या करता है खुद एंगल पहले रख रहे थे इसलिए cos पहले आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे आप। cos 2 थीटा में क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्या चेंज करना अपने को साइन वाला टर्म, तो इसको लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। क्लियर है बात। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जो कि उधर जाके लिख सकते हो तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है ना बेटा। तो cos स्क्वायर थीटा बताओ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। देखो बेटा क्या आया है रिलेशन, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ तक बच्चे आते आते जवाब दे देते सर ये अब ज़्यादा हो रहा है फॉर्मूला, बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये फ्लुएंटली से आप लिख पाओगे, बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। साइन स्क्वायर थीटा क्या आता, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ इसलिए मुझे याद है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये साइन स्क्वायर थीटा है। असल में ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ से आया, देखिए ऊपर है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या ये बात। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होगा। ठीक है बेटा। तो बताओ साइन 2 थीटा का सूत्र क्या है, साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा इंटू कॉस। अरे भाई इसका जो बेस है ना वो यहाँ है, देखो इसको पॉज करके आपको बहुत अच्छे से लिखना है ना। इसका बेस देखो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है तुम्हारा साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है तुम्हारा कॉस ए प्लस बी। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b। अगर a बराबर b बराबर थीटा है तो साइन 2 थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर टर्म चेंज करेंगे तो यहां से याद रखिएगा, यहां से देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंड साइन साइन कॉस के टर्म से लिखेंगे तो माइनस आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 4 बार खुद लिखोगे तभी याद रह पाएगा, मैं बस प्रोसीजर बता रहा हूं। क्या आपने इसको पॉज करके लिख लिया अच्छे से, नहीं लिखा है तो फिर से लिखिए, इसको पॉज करके पहले लिखिए फिर इसको पॉज करके आप लिखिए, ठीक है ना। फिजिक्स में इस तरह के फॉर्मूला का बहुत यूज होता है। अब इस तरह के फॉर्मूले का यूज एग्जैक्टली कहां होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाल सकता है, तो यहां से देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहां देखिए इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अरे भाई ये स्क्वायर है ना साइन, अच्छा ये भी सीख ले भाई, जैसे ऐसे मैं लिखता हूं ना साइन स्क्वायर थीटा
और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये एक ही बात होता है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ना लिखना पड़े, इसलिए हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये। तो देखो साइन थीटा क्या आया था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और मान लो 15 डिग्री वैल्यू निकालनी है, तो साफ साफ देखना है यहाँ से 1 सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू एक्जैक्टली तो आपको याद नहीं है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिखा सकते हैं, थीटा का मान 15 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1 माइनस कॉस 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 30, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू तो होती है √3/2/2, आंसर आ गया। इसे नहीं निकाल सकते। अच्छा, और भी तरीके हैं, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए साइन 15 डिग्री वैल्यू निकालनी है, तो एक और तरीका है साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने का। आसान तरीका क्या है, देखो ये एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है। आपको किसका वैल्यू पता है? साइन 45 पता है क्या? हाँ साइन 45 पता है। साइन 30 पता है क्या? हाँ साइन 30 पता है। तो क्या मैं साइन 15 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री? क्या बुराई है भाई इसमें? साइन 15 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 45 माइनस साइन 30। साइन 15 डिग्री का मतलब है साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस 30 कितना होता है? 15। तो बात तो बराबर रह गया, और अगर बात बराबर रह गया तो आंसर यहां आ गया। कैसे? देखो साइन ए और बी हो गया, तो क्या पढ़ा था फॉर्मूला आपने? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अगर यहां पे प्लस होगा तो प्लस डालेंगे आप। ये एक चीज और बताना मेरे दिमाग से उतर गया, सॉरी। अगर ये प्लस है तो यहां पे प्लस होगा, और अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या होगा? माइनस। सिंपल, साइन वाले फॉर्मूले में सिंपल होता है। अगर यहां पे कॉस में प्लस है तो ये माइनस आएगा, और मान लो यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस। इसको याद रखिएगा प्लीज। तो देखिए यहां पे आगे तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। तो यहाँ पे साइन है तो क्या माइनस का माइनस ही रहेगा, इंटू साइन बी इंटू कॉस है, यही तो सूत्र है बेटा। अब ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, तो लिखो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 45, यही तो आएगा। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान 1/√2। तो 2√2 और ये भी होगा 2√2, तो 2√2 को आप एलसीएम में ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका √3 - 1, ये आएगा आंसर, √3 - 1/2√2। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको साइन 105 डिग्री का मान निकालना हो, अगर तो उसी तरीके से हिंट लेके आप निकाल सकते हैं। साइन 105 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप समझिएगा प्लीज। साइन 105 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? साइन, अब 105 की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो कोई दो ऐसा एंगल देखो जिससे 105 पुट जाए, और वो दोनों एंगल पे आपको साइन और कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे लिखोगे? तो याद करो, साइन 60 + 45, 60 + 45, आराम से याद करो। 60 + 45 क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। 60 + 45 105 ही तो होता है भाई, तो ये तो एकदम सही है। तो अब लिख दो फॉर्मूला, साइन ए तो साइन 60 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 45 प्लस क्या आएगा? ये प्लस 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 बोलो कॉस 60 इंटू साइन 45। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 प्लस कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है आपका 1/2 इंटू 1/√2। तो देखो टर्म दोनों में लगभग एक ही जैसा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखना था, यहाँ पे क्या है? प्लस, और इधर क्या था? माइनस। तो ये होगा 2√2 2√2, तो जवाब आएगा आपका √3 + 1/2√2, ये आ गया आंसर। देख लो, पॉज करके पहले लिखो अच्छे से इसको। अब आगे समझना, कुछ वैल्यू ऐसे भी होते हैं, कॉस 75 डिग्री। तो अब तुम समझ गए हो लॉजिक। अब एग्जैक्टली कॉस 75 डिग्री की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, लेकिन आप यहां पे लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो 75 डिग्री मतलब 30 + 45, और एक्जैक्टली 30 डिग्री और 45 डिग्री वैल्यू आपको पता है, तो लिख सकते हैं आप कॉस a + b का फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉस दोनों एंगल रख लेता है, तो कॉस दोनों एंगल रखेगा, कॉस 30 भी रखेगा और कॉस 45 भी रखेगा, और फिर प्लस है तो माइनस करके ये साइन दोनों एंगल साइन को दे देगा, साइन 30 इंटू साइन 45। देखो कितना आसान है यार, कॉस का फॉर्मूला तो दोनों एंगल कॉस रख लेगा, फिर दोनों एंगल साइन को दे देगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अगर साइन है यहां पे तो एक एंगल खुद रखेगा, एक कॉस को देगा, फिर एक दूसरा वाला खुद रखेगा तो पहला वाला कॉस को देगा। प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। साइन कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और ये कितना होता है? 1/√2। तो जवाब आ जाएगा आपका √3 - 1/2√2। ठीक है ना। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा सिर्फ 75 डिग्री की वैल्यू, लेकिन अगर कहीं काम आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एंगल पे आपको एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू पता होता है। जैसे 0 डिग्री पता होता है, 30 पता होता है, 45 पता होता है, 60 पता होता है, और 37 और
53 भी पता होता है, 90 पता होता है, 180 मैंने बता ही दिया था आपको, 135, 150, तो सारी चीज़ें पता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए अगर फंक्शन ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान बताएं, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए कई बार बच्चे यहाँ पे स्टक कर जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप एज इट इज साइन स्क्वायर 40 डिग्री, कोई बुराई नहीं इसमें, प्लस साइन स्क्वायर लिख रहा हूँ 50 ही लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा 90 माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री मैंने 40 डिग्री लिख रहा हूं मैं, है तो 50 ही ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा एक रिजल्ट कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। तो ये क्या बनेगा टर्म, देखना बेटा यहां से, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अभी मैं प्रूफ करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा, चाहे थीटा 40 हो या 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1। ये आपका आंसर रहा 1। क्या हो जाएगा ये आंसर? 1। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान होता है 1। अच्छा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा? 1। लिख लो, ये प्रूफ कर लेना। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस में भी यही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1 होगा। देखो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का मान 1 होगा। 1 मिनट, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, 70 डिग्री का मान 1 होगा। अब तुम लॉजिक चाहो तो यहां से पकड़ सकते हो मेरा कि मैं कैसे लिख रहा हूं, लॉजिक चाहे तो पकड़ सकते हो मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो बेटा सेम साइन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, 40 प्लस 50 क्या है? 90। तो ये 1 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, क्योंकि इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 80 प्लस 10 क्या होता है? 90। तो 80 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस 10, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 क्या होगा? 1। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा बेटा। पॉज करके पहले यहां से यहां तक लिख लो। लिख लिया? आगे देखो, अब कुछ ये मुश्किल चीजें हैं, अगर तुम इसको ना भी समझोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में सवाल है तो इसलिए अपन एक बार कर लेते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का मान निकालने के लिए 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या साइन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई भी एंगल ले लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका वैल्यू 1 ही होगा बेटा। अरे भाई साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग, वो सेम होना चाहिए। देखो थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है? 1। अच्छा साइन थीटा क्या होता है? याद करो, साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर साइन 2 थीटा होता तो साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा है तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपको नहीं लग रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ देखो इसको मान लो ए, तो ए स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 को ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये है कि ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो ना बेटा, ये स्क्वायर हटा दो तो ए साइन थीटा बाई 2 को ए बोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो जवाब क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये आपका जवाब आ जाएगा। इस ऑप्शन के लिए 4 ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें टर्म क्या होगा? सारा कुछ पैटर्न यही रहेगा। 1 को क्या लिख लेंगे अपन? देखो 1 को क्या लिख लेंगे? देखो बेटा 1 को क्या लिख लेंगे? 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, और साइन थीटा को लिख लेंगे अपन -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आपको नहीं लग रहा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये टर्म बन जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? पॉज करके लिखो इसको। नेक्स्ट देखो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का मान अगर आपको निकालना है तो फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे। 1 को क्या लिखेंगे अपन? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? याद करो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस है ना, तो माइनस रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से समझ आया? तो ये हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आपको पता है ना कॉस 2 थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है? कॉस 2 थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे समझिएगा, कॉस थीटा का मान क्या होता है? cos 2 थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे सिर्फ cos थीटा होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है बेटा? अब देखो रूट अंडर, अब जब ये माइनस खोल दोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस से ये वाला कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, और साइन स्क्वायर था तो ये बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा बाई 2। ये आपका आंसर आएगा, रूट यहाँ तक आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा रूट अंडर 2 साइन थीटा बाई 2। क्या आ जाएगा आंसर? रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, साइन 22 पाई बाई 3, ये बड़ा अजीब सा एंगल है, लेकिन ये SHM आगे फिजिक्स के चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे एंगल निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ढंग से साइन क्या लिखा है 22 पाई बाई 3। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको अपन एक बुद्धि लगाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 22 पाई को ऐसे लिख सकते हैं 21 पाई प्लस पाई बाई 3। 22 पाई को 21 पाई प्लस पाई तो लिख ही सकते हैं ना अपन। तो अगर ऐसा लिखते हैं बाई 3 तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 21 पाई बाई 3, इसको 3 से और 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा 7 पाई, ये बन जाएगा आपका साइन 7 पाई प्लस पाई बाई 3। और आपको पता है 7 पाई को आप पाई लिख सकते हैं, कैसे? तो इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ अभी तुरंत। 7 पाई को पाई कैसे लिख सकते हैं? देखो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे जाऊँगा तो पाई बाई 2 रेडियन, इधर आ जाऊँगा तो पाई रेडियन, और फिर यहाँ से पाई रेडियन में अगर 2 पाई ऐड करता हूँ मैं, अगर पाई रेडियन में 2 पाई ऐड करता हूँ तो यहाँ से 2 पाई ऐड करूँगा तो यही पहुँच जाऊँगा, कोई एक चक्कर में 2 पाई बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा 3 पाई। क्लियर है? अच्छा 3 पाई का वैल्यू इसी लाइन पे आएगा और पाई भी इसी लाइन पे आएगा, मतलब 3 पाई और पाई एक ही बात हो गया। साइन पाई की वैल्यू और साइन 3 पाई की वैल्यू आपकी 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू और कॉस 3 पाई की वैल्यू वही आएगा। मतलब ये एंगल का मैग्नीट्यूड तो बड़ा है, लेकिन कॉस साइन tan में देखोगे तो सारे पाई 3 पाई 7 पाई 9 पाई सारा 2 पाई ऐड करके जितना भी आएगा, साइन 7 पाई साइन पाई साइन 9 पाई साइन 11 पाई सारे ऑड पाई का वैल्यू सेम ही रहता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझिएगा प्लीज, मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 पाई को पाई लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन पाई प्लस पाई बाई 3। फिर तुम यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। कैसे सर नहीं जानते होगे? साइन a प्लस बी, ये पाई हो गया पाई बाई 3 हो गया, तो साइन a प्लस बी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यहाँ से फॉर्मूला निकाल के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कोई खास बात नहीं। देखो मान लो ये 21 पाई बाई 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो 21 पाई बाई 3 तो 7 से काट दो भाई, तो कॉस इंटू 7 पाई आ गया, 7 पाई आ गया, कॉस 180 डिग्री हो गया, और मतलब 7 पाई और पाई एक ही बात होता है, तो कॉस पाई आ जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है -1 हो जाएगा -1। तो कुछ ऐसे एंगल आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे और तरीके सिखाऊंगा सॉल्व करने के। अब चलो थोड़ा सा साइन और कॉस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे बात करते हैं। मान लो फंक्शन लिखा हुआ है यदि y बराबर a साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है y बराबर a साइन थीटा, तो y का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है a। कैसे कैसे? क्योंकि y का मैक्सिमम मान a इसलिए हो सकता है कि y बराबर a कांस्टेंट इनटू साइन थीटा है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 1, इस साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 1। कब? जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम मान कब होगा 90 डिग्री पे, कितना होगा 1 होगा। तो जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो y मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो y बराबर मैक्सिमम थीटा बराबर 90 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो कि y बराबर b cos थीटा है कहीं, अब इसके लिए बात करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो y का भी मैक्सिमम वैल्यू b होगा, लेकिन कहां पे होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0, लेकिन cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो जब यहां पे 90 रखोगे तो y की वैल्यू तो 0 आ रहा है, 90 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगा 0, लेकिन यहाँ पे cos की अधिकतम मान कब होती है, ये है y बराबर सम कांस्टेंट इनटू cos थीटा, तो y तभी मैक्सिमम होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, कहाँ 0 डिग्री पे, तो y का मैक्सिमम मान आएगा 0 डिग्री पे, और ये 1 हो गया तो ये कितना बचेगा b बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे y का मैक्सिमम मान बताओ, तो ये है y बराबर a प्लस बी cos थीटा, a कांस्टेंट है तो a को तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, और cos थीटा का मैक्सिमम मान कब कितना होता है 1, कहाँ पे 90 डिग्री पे, तो ये y मैक्सिमम होगा थीटा को जब 90 डिग्री रखोगे, तो ये बनेगा y बराबर a
प्लस बी, सॉरी 0 डिग्री रखोगे, क्योंकि यहां पे cos थीटा का अधिकतम मान होता है 1, जब cos थीटा का अधिकतम मान होता है 1 जब थीटा को रखोगे आप 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1, cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो ये बनेगा y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। अब यहां पे ढंग से समझना, यदि नेक्स्ट देखना इसका मिनिमम मान पूछे तो y का cos थीटा का मिनिमम मान जब होगा तभी तो ये पूरा टर्म मिनिमाइज हो जाएगा, तो ये मिनिमम मान होगा y बराबर a माइनस बी। ये a माइनस बी ही क्यों होगा, क्योंकि cos थीटा का न्यूनतम मान होता है 180 डिग्री पे -1। अरे cos थीटा 1 से लेके -1 के बीच होता है यार, cos थीटा का जो न्यूनतम संभव मान है ना वो -1 होता है 180 डिग्री पे, टेबल पढ़ाया था मैंने आपको। और cos थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो होता है, cos थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1, कब 0 डिग्री पे। cos थीटा का अधिकतम मान होगा 1 0 डिग्री पे, और cos थीटा का न्यूनतम मान होगा -1 180 डिग्री पे। तो cos थीटा -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करेगा। cos थीटा कहां से कहां तक ऑसिलेट करेगा, -1 से लेके +1 के बीच। ये देखो आगे, यदि y बराबर, तो यहां पे आपको समझ आ गया कि ये वाला जब मैक्सिमम होगा तभी y मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 1, तो इसका वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बचेगा a प्लस बी, और cos थीटा का न्यूनतम मान हो सकता है -1, तो यहां पे रखोगे मिनिमम, तो y बराबर बनेगा a माइनस बी। अब देख भाई, अगर ऐसा टर्म हो y बराबर a प्लस बी cos थीटा, तो इसको डिफरेंशिएशन में प्रूफ करूंगा मैं। अभी के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में याद रखना है कि यहां से y का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा रूट अंडर a² प्लस b², क्योंकि अगर तुम 0 डिग्री पे देखोगे, अगर y को मैक्सिमम करना है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम करोगे तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो y मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो y बराबर b बचेगा। लेकिन जब तुम 90 डिग्री पे देखोगे तो ये बचेगा 1, तो ये वो a के बराबर होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमाइज होता है, cos थीटा 0 डिग्री पे मैक्सिमाइज होता है, तो दोनों का सम कब होगा, 45 पे नहीं होगा। कितने पे होगा वो बात करेंगे अभी, कितना होगा वो होगा रूट अंडर a² प्लस b² हमेशा। तो ये एक रट्टा लगाना है, ये तुमको अवकलन में डिफरेंशिएशन में अच्छे से प्रूफ किया जाएगा। अभी के लिए सवाल आपके सामने होंगे तो ये आपको यूज करना है। यदि लिखा हुआ है y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यदि लिखा हुआ है y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर a² प्लस b²। y का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है, ठीक है ना। जहां पे a है साइन का कॉफिशिएंट और b है आपका कॉस का कॉफिशिएंट। आगे देखिए, अब इस पे अपन एक सवाल कर लेते हैं, और मिनिमम मान कितना होगा, तो मिनिमम मान माइनस रूट अंडर a² प्लस b² होगा। मिनिमम मान कितना होगा, माइनस रूट अंडर a² प्लस b²। अब चलो देखो, y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो तुम्हें क्या बताया, साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा है बेटा 3, b की जगह पे क्या लिखा है 4, तो ऐसे लिखो, सीधा ऐसे मत बोलना 3 + 4 7 मैक्सिमम वैल्यू होगा, नहीं, ये 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, तो 0 डिग्री पे 4 बचेगा। अरे भाई साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो बताओ तो 0 डिग्री पे इसका मान क्या आएगा 4 आएगा मान कॉस 0 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कितना आएगा, तो कॉस 90 होता है 0, तो 90 डिग्री पे 3 आएगा, तो 3 भी आंसर नहीं है। इसका जो मैक्सिमम मान होता है ना, उस डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो, रूट अंडर साइन का जो मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर प्लस कॉस के मल्टीप्लायर का स्क्वायर का रूट, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट 25, 9 प्लस 16 25, रूट 25 बराबर 5 आंसर। ये इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। मिनिमम का मान क्या हो जाएगा -5, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब फिजिक्स में इसका बहुत एप्लीकेशन है। फिजिक्स में एप्लीकेशन कहां पे और इसको कैसे देखते हैं, देखो, यदि f बराबर 2 बटा साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा है तो f का न्यूनतम मान बताएं। देखो बेटा, f बराबर है 2 बटा साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, तो f का न्यूनतम मान बताएं। अधिकतम नहीं पूछ रहा, न्यूनतम पूछा, तो यहां पे लॉजिक समझना, f बराबर ये सम कांस्टेंट है 2 बटा साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। फिजिक्स में आएगा बेटा ये, इसका मिनिमम मान पूछ रहा है, ऊपर तो ये कांस्टेंट है, तो ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम तभी होगा जब नीचे वाला न्यूनतम होता है। अरे भाई ये है x बटा वाई, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब y मिनिमम होगा। जितने छोटे संख्या से भाग दोगे नंबर उतना बड़ा होता है, तो यहां पे जितना छोटा मान यहां पे रख दोगे तो ये जितना छोटा होगा डिनोमिनेटर, ये वैल्यू उतनी मैक्सिमम हो जाएगी। सॉरी, जितना छोटा होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत सही बात है। और अगर तुम्हें न्यूनतम चाहिए तो ये मैक्सिमम होगा तो ये न्यूनतम हो जाएगा। जितना बड़ा संख्या से भाग दोगे उतना कम होगा ये,
जितना बड़ा संख्या से भाग दो उतना कम होगा। और तुम्हें पूछ रहा है कि न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है, तो अधिकतम संभव से भाग दे दो, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, और इसका अधिकतम मान तुमने पढ़ा रूट अंडर साइन का मल्टीप्लायर क्या 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का होल स्क्वायर, तो जवाब आएगा 2/√26। बात समझना ढंग से, 2/√26 कैसे? यहां देख, फिजिक्स में ऐसा सवाल आता है, ये म्यू एम जी ये सब नियत मान है, तो क्या पूछा, एफ का न्यूनतम मान बताए। मेरी बात सुनना ढंग से, एफ का न्यूनतम मान, इसका मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर नीचे वाला मैक्सिमम होगा, और इसका जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, देखना यहां पे एफ मिनिमम बराबर म्यू एम जी, इसका मैक्सिमम कितना होगा, रूट अंडर साइन का गुणांक 1 और कॉस का गुणांक म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये होगा भाई मिनिमम होगा, एफ मिनिमम होगा म्यू एम जी बटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ये समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए, ये कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल होते हैं जैसे आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी, तो थीटा का मान बताए जहां आर अधिकतम होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी तो आपका नियत है, तो सूत्र बना आर बराबर, जैसे कह रहा है कि इसका अधिकतम मान संभव कितना हो सकता है, तो देखो ये तभी अधिकतम होगा जब सामने वाला अधिकतम होगा, क्योंकि यू स्क्वायर बाई जी तो नियत है, तो साइन 2 थीटा का मान जब अधिकतम होगा, और साइन 2 थीटा हो 3 थीटा हो या थीटा हो, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है 1, तो साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, कब, जब ये पूरा एंगल 90 के बराबर, तो 2 थीटा 90 के बराबर हो, मतलब थीटा कितना हो 45 डिग्री, तो थीटा का मान बताए जब आर अधिकतम होगा, ये नियत है, तो ये तभी अधिकतम होगा जब ये अधिकतम होगा, और इसका अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है, साइन 2 थीटा का अधिकतम संभव मान हो सकता है 1, कब, जब थीटा 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो थीटा 45 डिग्री पे आर का मैक्सिमम मान हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, आंसर आएगा। क्लियर है क्या ये बात? आगे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल और देखिए। मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये एक पोल को देखता है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है उसको देखता है, तो उसको यहाँ से 60 डिग्री दिखाई देता है, और यहाँ से देखता है तो 30 डिग्री दिखाई देता है, तो दोनों के बीच की दूरी बताइए कितना होगा, यदि इस बल्ब या पोल की लंबाई है 40 मीटर। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है जो आपको ऑप्टिक्स में और हर जगह पे यूज़ करना है, तो ये सीखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे tan 60 लिखते हैं, चलो tan 60 डिग्री क्या होता है किसी त्रिभुज में, ये 90 डिग्री है, तो लंब बटा आधार, तो यहां से यहां तक के बेटा y मान लो आप, कोई बुराई नहीं है इसको y मानने में, तो ये हो जाएगा आपका 40/y, देखो ना भाई 40/y, तो ये tan 60 कितना होता है बेटा √3 इज इक्वल टू 40/y, तो y बराबर हो जाएगा आपका 40/√3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा tan 30 देखोगे तो ये पूरा ही ट्रायंगल बन रहा है, तो लंब बटा आधार, तो tan 30 के लिए आप लिखोगे लंब 40 बटा आधार x प्लस वाई, ठीक है, और tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 40 x प्लस y का मान आपने 40/√3 निकाला है, यहाँ पे 40/√3 रख दो, इस x को इधर ले जाओ, √3 को यहाँ ले जाओ, तो ये टर्म देखना बेटा x प्लस 40/√3 इज इक्वल टू क्या होगा 40√3, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40√3 माइनस 40/√3, यहाँ से आंसर निकाल लीजिए आप। क्या आपको समझ आया? एक बेसिक सा है कि दो त्रिभुज, एक ही में दो त्रिभुज आ गए, एक तो ये वाला आ गया, तो इस tan 60 के लिए लंब बटा आधार लिख सकते, एक tan 30 यहाँ पे आ गया, इसके लिए ये लंब और ये आधार हो जाएगा। समझ आई ये बात? तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40√3 माइनस 40/√3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?